नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। नया दिन, सुबह के बजे हुए हैं 11। आज का जो मेरा टेस्ट है, जैसा मैंने बताया था कि आज इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 होगा। कल का जो टेस्ट आएगा वो मेडुअल हिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। इसके बाद में आगे मैं कल आपको बताऊंगा कि उसके नेक्स्ट डे कौन सा टेस्ट आएगा। तो फिलहाल आप लोग उसी लगन के साथ देखते रहिए जिस लगन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्नों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। प्रश्नों की जो प्रकृति है वो काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हाँ, एक कह सकते हैं जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनका संकलन किया गया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग उत्तर देते रहिए। काफ़ी लोग उत्तर देते भी हैं। आप जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आपके टोटल लास्ट में कितने टोटल आ रहे हैं, उनको हमें बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए कितने गलत हुए। कल के वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने बताया, उससे पहले के वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने बताया कि उनके कितने सही हो रहे हैं। तो आप भी उसी क्रम में पीछे मत रहिए, अपने उत्तर जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हो रहे हैं। इससे क्या होता है, एक आइडिया लगता है कि इन लोगों का जो, कह सकते हैं, किस तरफ आप जा रहे हैं, डायरेक्शन आपकी कैसी है। बाकी कहने का मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपके पूरे गलत हो जाएं, मेरा उद्देश्य ये भी नहीं कि आपके पूरे सही हो जाएं। उद्देश्य मेरा यही है कि आपको नए प्रश्न मिलें, क्योंकि ये परीक्षा नहीं है किसी तरीके की आपको इससे कोई नौकरी मिल जाएगी ऐसा कुछ है। ये क्या आपको परखने का एक तरीका है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट मात्र इसको समझिए। इसमें क्या होगा कि आपको नए जब प्रश्न मिलेंगे तो आप निखर के उभरेंगे और उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, तो परीक्षाओं में आपको उनकी दावेदारी आपकी और प्रबल हो जाएगी। उसी को रखते हुए बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेस्ट अच्छा भी लगता होगा। अपने में जैसे मैंने पूछा पिछली बार कि आपको कौन से सेक्टर से क्वेश्चन बनाए जाएँ आने वाले समय में, तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं कुछ खास। तो आप लोग उसी तरीके से उत्तर दीजिए कि आने वाले समय में कौन सा टेस्ट आप चाहते हैं, उसके आप उत्तर अपने आप बताइए हमें। क्योंकि जब आप बताएं, क्योंकि टॉपिक अब ज़्यादा बचे नहीं है, अब इसी के पार्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम जो प्रश्न जो सब्जेक्ट थे उनके सबके बना दिए जा चुके हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 यही होगा अब आएगा। बाकी मैं आगे जैसे बताया हूँ कि जल्द ही क्या किया जाएगा कि जो टॉपिक वाइज है उसको मैं बनाऊंगा। तो अब टॉपिक में भी अगर जो मैं आपसे कहूँ कि वर्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ड ज्योग्राफी में आप कौन से टॉपिक को आप सबसे पहले चूज़ करना चाहते हैं। मैं आपके मतलब कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आपके सामने ऑप्शन में आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एक साथ, यूरोप और अफ्रीका एक साथ, एशिया और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया एक साथ, ये 4 ऑप्शन है। मतलब इनमें से आपको बता दीजिए कि कौन से टॉपिक को पहले आप में वर्ड ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज में चाहते हैं। आप ये तैयारी कैसे की आप में कमेंट कीजिए। जिससे कमेंट ज़्यादा आएंगे, मतलब जिस टॉपिक के ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उसको पहले बनाया जाएगा, बाकी बाद में और भी बनाए जाएंगे। तो आप में कमेंट करिएगा जो वर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज अगर जो आप टेस्ट चाहते हैं, तो इन 4 टॉपिक जो मैंने अभी बताए इनमें से आप कौन चाहते हैं कि पहले बनाया जाए जिस पे टेस्ट। और आप उसकी अपने घर पे विधिवत तैयारी उस टॉपिक की कर लीजिए। फिर मैं उससे प्रश्न बनाऊंगा अपने हिसाब से, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फिर एक टॉपिक होगा जिसमें महासागरों के बारे में होगा, जिसमें महासागरों पे प्रश्न बनाएंगे, उनकी जलधाराओं के बारे में, उनकी जल संधियों के बारे में, उनके गर्तों के बारे में, उनमें इन सब के बाद द्वीपों के बारे में, ये सब वो बना देंगे। लेकिन फिर आइए आज लेट न करते हुए इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 है ये, तो आइए देखते हैं पार्ट 3 के बारे में इंडियन ज्योग्राफी का क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। उत्तर आप लोग रेडी रहिए उत्तर देने के लिए। मैक्सिमम लोग उत्तर देते हैं तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए उत्तर से दक्षिण द्वीप दिए गए हैं, आपको बताना है सही क्रम क्या है। पहला है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार। फिर है ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार, कार निकोबार। फिर सी ऑप्शन है लघु निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। फिर जो डी ऑप्शन है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये मैंने द्वीपों को वीडियो में बताया भी है अंडमान निकोबार में। तो आप देखिए इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है कार निकोबार, उसके बाद में आएगा लघु निकोबार, फिर आएगा ग्रेट निकोबार। तो तीनों द्वीप का क्रम है। ये ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम छोर भी है। और इसी के तुरंत बाद में आप देखेंगे तो करीब ग्रेट चैनल पड़ता है या 6 डिग्री चैनल का है, वहीं से क्या होता है तुरंत उसके बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा पड़ जाता है। तो पहले का डी सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो आप जाने हिमालय का क्रम सबसे पहले ट्रांस है, ट्रांस के बाद मध्य आता है, मध्य के बाद लघु या मध्य, सबसे पहले ट्रांस, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मध्य या लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। 4 श्रेणियां हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो जैसे जो ट्रांस हिमालय में भी कई सारी श्रेणियां, उसमें पहले ऑप्शन देखिए काराकोरम, लद्दाख, अन्नपूर्णा और जास्कर। ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो आपके सामने जैसे मैंने बताया लद्दाख, अन्नपूर्णा, जास्कर। तो अन्नपूर्णा जो है वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, वो ट्रांस का हिस्सा नहीं है। और ग्रेट हिमालय में धौलागिरी, मनसालू, मकालू और और अब देखेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब ग्रेट हिमालय में ही है। उसी में अन्नपूर्णा भी है, धौलागिरी वगैरह भी सब उसी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
रूर प्रदेश को मैं बता दूं कि आपको रूर प्रदेश कहाँ है। रूर प्रदेश आप जान रहे हैं, मैंने रूर प्रदेश जर्मनी में है। जर्मनी में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, रूर नदी का जो बेसिन है उसको रूर प्रदेश बोलते हैं। उसी तरीके से अगर जो कहीं और क्षेत्र रूर के जैसा मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया हो जाए तो उसको उपमा दे दी जाती है कि क्या है, भारत का रूर प्रदेश है। जैसे आप सुनते हैं भारत का मॉन्ट्रियल है, भारत का क्या हो जाएगा मैनचेस्टर है। इस तरीके से उपमाएँ जो दी जाती हैं उसी तरीके से ये है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन है आपके सामने, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखिए, तो इसमें से मैं खनिज सबसे ज़्यादा खनिज संपदा जो संपन्न है वो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड का एरिया। तो इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को क्या बोला जाता है, भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा मंडी से लेह को जोड़ता है। ऑप्शन है बड़ा लाचला, मतलब सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग, मंगसाधुरा। तो आप बताइए इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा बड़ा लाचला, मतलब 4 का बी सही है। बाकी जैसे आप जान रहे हैं सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग ये तो चलो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मंगसाधुरा कहाँ है, उत्तराखंड में है। यहाँ से लोग मानसरोवर की यात्रा के लिए जाया करते थे। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस रफ्तार से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उसी रफ्तार से आप उत्तर भी दीजिए। और ऑप्शन है आपके झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन है आपके सामने झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो देखिए मणिपुर से होते हुए नहीं गुजरती कहाँ से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उसके बाद मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन जगहों से होते हुए गुजरती है। बाकी आप देखेंगे तो मणिपुर से नहीं जाती है। तो कर्क रेखा कहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो कहाँ से गुजरती है, इसको आप याद रखिए। देशों का क्रम भी आप याद रखिए, किस देश में गुजरती, किस देश से होकर गुजरती है। एशिया के देशों को भी याद रखें, ये सब आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि दरअसल टाइप करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। 5 का सी है, 5 का डी है, या ए है, बी है, सी, इसमें थोड़ा टाइप करने में टाइम भी लग जाता है। तो लोगों के बीच में भी कंपटीशन होता है कौन जितनी जल्दी उत्तर दे देगा। खैर उसकी समस्या नहीं है, आप उत्तर दीजिए, थोड़ा लेट में भी दीजिए, मान लीजिए आप बाद में देख रहे हैं तब भी दीजिए। मैं देखता हूँ कि जो लाइव चैट में आते हैं उतने ही लोग उसके उत्तर देते हैं, बाकी के लोग गायब हो जाते हैं। तो ये मत कीजिए, आप अपने उत्तर दीजिए, या अंत में आप जब बाद में भी देख रहे हैं तो उनको जोड़िए। आप कुल प्रश्नों की संख्या आप हमें बताइए कि आपके कुल कितने सही हो रहे हैं। बाद में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप तुरंत के तुरंत बताइए, बाद में बता दीजिए। तो काउंट जरूर कीजिए, काउंट करके हमें बताइए कि कितने किसके सही हो रहे हैं। पिछली टेस्ट में मैं बताऊं तो यूपी स्पेशल मैक्सिमम लोगों के प्रश्न अच्छे सही ठीक ठाक सही हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले टेस्टों में आप लापरवाही बरतें। इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर वगैरह आप देते रहें, और बाकी जो गलत हो रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ करते रहिए। प्रश्नों को नोट जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाइए, उसमें न्यू उत्कर्ष IAS ग्रुप नाम से और न्यू उत्कर्ष IAS चैनल नाम से 2 मिलेंगे आपको, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम जो न्यू उत्कर्ष IAS ग्रुप है उस पर आप अपने जो भी आप नोट कर रहे हैं प्रश्नों को, उनको आप फ़ोटो खींच करके उस पर भेज भी सकते हैं, तो जिससे लगे कि आप किस तरह की अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी भी उस पर आप साझा कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, बातें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ग्लेशियर और राज्य दिए गए हैं, बायफोरो जम्मू कश्मीर, सोनापानी हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री उत्तराखंड, कांगटो सिक्किम। तो कांगटो जो है वो सिक्किम में ना होकर के कहाँ स्थित है, कांगटो सिक्किम में ना होकर के अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो 6 का है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा प्रश्न है। रावी नदी से निर्मित घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। फिर कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। 7 क्या है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। तो आपको बताना है रावी नदी से निर्मित घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। सही, आप कुल्लू घाटी जाइए, रावी बहती मिलेगी। तो कुल्लू वगैरह जो टहलने जाते हैं रावी नदी वहीं पर है। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, ये भी सही है। सिंधु की सबसे बड़ी नदी चिनाब है, उसकी सहायक नदी है। तो इसके मतलब 7 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फिर इसमें कथन के हिसाब से फिर आपको बताना है। तो जैसे लिखा हुआ है, फिर कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। कथन मतलब 8 का जो कथन कह रहा है, कावेरी नदी का उद्गम तमिलनाडु की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। फिर इसका दूसरा है जयमंगली पेन्नार की सहायक नदी है। 2 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। तो जैसे पहला हम देखते हैं कौन गलत है कौन सही। कावेरी नदी का उद्गम तमिलनाडु की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ऐसा ये गलत है, क्योंकि वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से होता है, तमिलनाडु की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो जो पहला हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा जयमंगली पेन्नार की सहायक नदी सही है, जयमंगली पापासनी सब इसी की हैं। तो 8वें का जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, पहला गलत है। 9 जो है, 9 में आइए देखते हैं, ये भी
निम्न में कौन सा कथन सही है, कथन के हिसाब से इसका भी उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए कह रहा है मालाबार तट के उत्तर में कोंकण तट स्थित है। फिर दूसरा है भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो मालाबार तट के उत्तर में कोंकण सही है, क्योंकि अब जाने कोंकण कन्नड़ मालाबार है, तो मालाबार के ठीक अगर जो उत्तर पूछे तुरंत बाद क्या है तो कन्नड़ पड़ेगा, उसके ऊपर फिर कोंकण है, लेकिन है तो उत्तर में ही कोंकण भी ना, तो इसका पहला तथ्य सही है। दूसरा, भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो अब बताइए कि अब ये थोड़ा सा इनमें टाइम लग सकता है, अगर जब अब तुरंत मान लीजिए आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, अब बताइए कौन कौन से, अपने दिमाग घुमाइए, उसमें आप बताइए कि कौन कौन से नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उनके तुरंत आप फिर इसका उत्तर दीजिए। पहला तो मैंने बता दिया सही है, इसका मतलब इसका सही हो सकता है कौन सा है, दूसरा सही है कि नहीं सही, आप बताइए इसमें से। तो अब जैसे मैंने बताया 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब आप सोच चुके होंगे कहाँ कहाँ से। देखिए उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 5 राज्य हैं। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो इसे याद रखिए 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दूसरा फैक्ट भी सही हो गया। इसका मतलब ये है कि 9 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 10 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा प्रश्न है। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ये थोड़ा मैपिंग पे प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिए इसको। फिर इसका दूसरा तथ्य क्या कह रहा है, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। तो आप बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है, तो इसको बताना है आपको। देखिए आप जाने सबसे ऊपर जो श्रेणी है वो विंध्य है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा है, सतपुड़ा के नीचे अजंता श्रेणी है। विंध्य के और सतपुड़ा के बीच में देखेंगे तो नर्मदा नदी बहती है, और उसके नीचे सतपुड़ा और अजंता के बीच में देखेंगे तो ताप्ती नदी बहती है। उत्तर आपको मिल जाएगा। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा है, सही है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा है, सही है। दोनों सही है, मतलब 10 का सी सही है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। झील और राज्य दिए गए, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, धीबर झील राजस्थान, तुलसी झील महाराष्ट्र, खजियार झील उत्तराखंड, उमियाम झील मेघालय। 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो खजियार झील उत्तराखंड दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि खजियार झील जो है वो कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है खजियार। तो ये खजियार झील जो है वो हिमाचल में है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 12 का डी है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात में ये जनसंख्या संबंधित प्रश्न है, जनसंख्या भी आपको याद रखना रहेगा। सेंसस अच्छे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी परीक्षा में, अब तो खैर थोड़ा सा कम हो गया है, सेंसस से प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप सेंसस से कब प्रश्न घुमा दिए हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा याद ही करना है, पूरे फैक्ट ही फैक्ट दिए हुए हैं। आपकी क्षमता है उसको याद कीजिए, रटते रहिए उसी क्रम में आप, लेकिन जब याद करना ही है तो इसको याद तो करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ऊंचाहार रायबरेली, सलाल जम्मू कश्मीर, चमेरा हिमाचल प्रदेश, पायकारा केरल। तो आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं। तो पायकारा केरल में ना होकर के कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। भारत में यात्रा के दौरान कहीं कहीं लाल मिट्टी देखने को मिलती है, इसमें लाल रंग का कारण क्या है, आपको बताना है। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है। ऑप्शन है मैग्नीशियम की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, ह्यूमस की वजह से, कैल्शियम फास्फेट की वजह से। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की वजह से क्या होती है, लाल मिट्टी हमें लाल दिखती है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो ऑक्साइड मैंने इसलिए लिखा है कि जो लोहा होता है, जब जैसे जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहे, जब वो मतलब कि जो लोहा है, लोहा जब ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो उसमें क्या हो जाता है कि जो वो रेड कलर उसमें निकलता है। इस वजह से कि आप जान रहे हैं जंग लगे लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है। उसी तरीके से फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड है, लाल रंग इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है और ये कलर मिल जाता है लाल, इसलिए लाल मिट्टी लाल दिखती है लोहे की उपस्थिति में। मंगल ग्रह भी लाल इसी वजह से दिखता है, मतलब लोहे की उपस्थिति की वजह से। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने, उड़द, गेहूँ, राई, मक्का। जैसे आप जान रहे हैं फसलों में भी आप याद है कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद है। तो ये इनको आप याद रखिए सभी फसलों में। तो मक्का 12 मास की जा सकती है, 12 का डी सही हो जाएगा। फिर नदियों की लंबाई के अनुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। बी ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। सी ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। डी ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा। तो आपको बताना है, आपको इतना पता है गोदावरी सबसे लंबी, लेकिन इसमें 4 के चारों सही हैं। तो उसके बाद में आपको दूसरी सबसे लंबी इसको लिए कोड है, कोड आती गोनमत। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोनमत। तो ये दक्षिण भारत की लंबाई के हिसाब से नदियों का क्रम भी हो जाएगा गोनमत। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोनमत हो गया, मतलब 16 का सी सही हो गया। फिर है
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, मतलब भारत में ऐसी नदी जो पूरी भारत में बहती हो और सबसे लंबी सहायक नदी हो, तो कौन सी नदी? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, टोंस। तो सबसे लंबी सहायक नदी भारत में तो यमुना है, क्योंकि वैसे तो ब्रह्मपुत्र है लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत में उतनी लंबाई नहीं बहती है, इसे इसका उत्तर जो हो जाएगा यमुना। गंगा की सहायक नदी यमुना हो जाएगा। आगे चल करके बांग्लादेश में इसको जमुना भी, मतलब ये आगे चल करके किसमें मिल जाएगी? गंगा में। गंगा को आगे जमुना भी बोलते हैं। और उधर की तरफ से आती है कौन सी? अब बताइए इन सबको, मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोल देते हैं। ऊपर से आती है उसको जमुना बोल देते हैं। मिल करके उसी के पास में मेघना मिलती है और धारा कहलाती है मेघना। तो उसको याद रखिएगा। मिलते हैं बांग्लादेश के भैरव बाजार में। तो इसको याद रखिएगा, 17 का 20 हो जाएगा। निम्न में कौन सी चकबंदी के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्या नहीं है? तो चकबंदी की क्रियान्वयन से जुड़ी समस्या कौन सी नहीं है? मतलब शुरुआत में चकबंदी है तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसको आपको बताना है। किसान को अपनी अधिक उपजाऊ भूमि खोने का डर, ये ऑप्शन बी है। किसानों का पैतृक भूमि से मोह, सी है कंप्यूटरीकृत डाटा के लीक होने की समस्या, डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए। तो डाटा लीक होने की समस्या कोई चकबंदी की क्रियान्वयन से जुड़ी हुई समस्या नहीं थी, तो जो नाभि भी है 18 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1972 में हुई थी, पहला कथन है। बी है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं, दूसरा कथन है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो पहला वाला है, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1972 है, ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। उस टाइम पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। वहीं से श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए ये क्रांति मानी जाती है। तो 19 का जो है केवल 2 सही हो जाएगा, 1 गलत है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति की समस्याओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है। पहला है दूध के एकत्रीकरण में समस्या, बी है पशुपालन पशुओं की निम्न नस्ल, सी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला का अप्रभावित होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दुग्ध उत्पादन के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला का अप्रभावित होना कोई समस्या नहीं। अप्रभावित है इसका मतलब कि प्रभावित नहीं है, आराम से आप कहीं भी जा करके आप दूध सप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप आराम से सप्लाई चेन चल रही है, तो सप्लाई चेन अप्रभावित है तो बहुत अच्छी बात है ना, समस्या नहीं है। यहीं पर लिखा होता प्रभावित होना तब समस्या हो जाती, अप्रभावित है इसलिए समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से कथन सही है? आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। अब देखिए, लिखा हुआ है मालदा गैप की उत्पत्ति भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है, पहला तथ्य हो गया, आपको बताना है। और इसका जो दूसरा ऑप्शन सही है उसको दूसरे को आप देखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा मालदा गैप के निक्षेपण में डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। तो 2 तथ्य दिए गए, इन तथ्यों के आधार पर आपको बताना है। तो पहला, जैसे आप जान रहे हैं कि मालदा गैप जान रहे हैं कि वो उसका भारत का जैसे से बढ़ा आगे क्या टकराव हुई, उससे क्या हुआ, गैप बन गया, उसको बोला गया मालदा गैप। तो एक सही है, संचलन के दौरान ही धस गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा उस मालदा गैप के क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या करती है? अपने अवसाद ला करके जमा की, जहाँ पर क्या कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों पर बना है, तो डेल्टाई मैदान बन गया। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट लघु हिमालय, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? आपको बताना है। तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो देखिए क्या कह रहा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, बी है शिवालिक और महान हिमालय, सी है ट्रांस और शिवालिक हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो आप जान रहे हैं सबसे पहले ट्रांस, ट्रांस के बाद वृहत, वृहत के बाद मध्य या लघु, या और उसके बाद में क्या शिवालिक है। तो आप बताइए, इसका जो मैंने पूछा है लघु हिमालय है, तो लघु किसके मध्य में स्थित है? लघु जो है ग्रेट मतलब वृहत हिमालय और या महान हिमालय भी कह सकते हैं, और शिवालिक के बीच में है। तो इसका उत्तर जो है वो 22 का 20 सही हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, मैं जितनी रफ्तार से प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप उत्तर भी देते रहिए, बहुत जरूरी है उत्तर देना। आप उत्तर नहीं देंगे तो आप बिल्कुल आराम फरमा के आप इसकी मत सोचिए। ये क्या समझिए कि आपकी 11 बजे से क्लास चलती है टेस्ट की, आपको एक सीरियस मतलब एक कह सकते हैं कि एक सीरियस स्टूडेंट की तरह आपको टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इस उद्देश्य से इसको वीडियो को देखा कीजिए। आप समझ लीजिए आपका डेली 11 बजे टेस्ट शुरू होता है। आप जान रहे हैं आप ऑफलाइन क्लास वगैरह तो कहीं कर नहीं पा रहे होंगे, उस उद्देश्य से ये एक अच्छा तरीका है आपको टेस्ट देने का। आप अपनी परख कर सकते हैं, आप अच्छा मैटर तैयार कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ देखिए, ये सब क्या, इसको क्लास के तरीके से अपना एक शेड्यूल भी बनाइए कि जिस तरीके से मेरी वीडियो 11 बजे आ जाती है उसी तरीके से आप भी 11 बजे क्या हुई बिल्कुल बैठ जाइए टेस्ट देने के, बिल्कुल उस टेस्ट के उसी तरीके से बैठे कि आपको टेस्ट देना है, इसी लगन के साथ बैठे। बाकी जैसे मैंने बताया, आप चाहें तो कागज़ पेन भी नोट अपने साथ रख सकते हैं, कागज़ पेन रखिए। और मैंने 1 का बताया तो आप जल्दी जल्दी 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी कर लीजिए
और बाद में उनके एक एक क्वेश्चन दे करके भी उनको नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा एक तरीका है। ये किसी भी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको बस प्रश्नों को नोट कर लेना, और प्रश्नों को नोट करने के बाद उनको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। उससे अगल बगल के प्रश्नों को भी, जैसे मैंने दूध डेयरी उद्योग की बात की, तो आप डेयरी उद्योग से संबंधित जो उसकी समस्याएं हैं उनके बारे में जानिए और डेयरी उद्योग संबंधित जानकारी जुटाइए। एक काम किया कीजिए ये सब। तो आप ये सब काम तो करते नहीं। मैंने कई बार कहा है कि टेलीग्राम पे आप कुछ मतलब आपके जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप कैसे किस तरीके से तैयार करते हैं। कोई नहीं बताता, इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं बताने, बाकी सब लोग कोई कमेंट नहीं करता। तो इस वजह से क्या है कि आप उसको गंभीरता से लीजिए और उसके कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए तो आप अपने नोट्स वगैरह जो बनाए हैं उनको भी शेयर कीजिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है उनको शेयर कीजिए। बाकी जो टेस्ट पेपर है उनको आप कैसे लिख रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, एक प्रश्न को लेकर के आपकी क्या तैयारी, उनको आप कैसे आप उसको मैनेज करें उनको शेयर कीजिए। तो इन सब से क्या होगा कि आप थोड़ा बिजी रहेंगे। बिजी का मतलब क्या है कि आप घर पे बैठ करके व्हाट्सएप और फेसबुक ट्विटर नहीं चलाएंगे। आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा बिजी रहेंगे, और इससे क्या होगा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। नहीं रहेंगे तो क्या वेब सीरीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, पिक्चर को भी डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब पे कोई फिल्म वगैरह देखना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से इन सब से बचे, नहीं तो टीवी देखेंगे। तो इन सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। बिजी रखेंगे तो कुछ, और बिजी इस तरीके से मत रखिए पिक्चर देखने में बिजी हैं, बिजी रहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में व्यस्तता लाइए। ज़रूरी है आगे आने वाले एग्जाम में, जैसे आप जान रहे हैं कि कंपटीशन और टफ होने वाला है। जैसे सिचुएशन बन रही है, आने वाले समय में नौकरी मिलना काफ़ी टफ हो जा रहा है। इसलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी लगेगी। अब जो योग्य होगा वही ये नौकरी पाएगा। तो आप उसके लिए आप योग्य बनने के लिए आपको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। इस वजह से क्या करना है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेचना द्वीप किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन के आपके सामने चिनाब झेलम, बी रावी चिनाब, सी है व्यास रावी, डी है रावी सतलज। तो आप जान रहे हैं कि रावी और चिनाब के बीच में रेचना द्वीप स्थित है। रे से रावी और चेना से चिनाब, तो रेचना द्वीप इन दोनों के बीच में। जैसे मैंने बताया चिनाब और झेलम तो चेज द्वीप है, व्यास और रावी तो इसके बीच में आप देखेंगे तो बारी द्वीप है, उसके बाद फिर व्यास और सतलज के बीच बिस्त द्वीप है। तो इन द्वीपों को भी आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट द्वीप क्षेत्र। द्वीप का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वीप, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो आप याद रखिए, सब प्रश्न काफ़ी परीक्षा में कभी भी इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये द्वीप वगैरह मिलाने के लिए आपको किताब में जल्दी ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, वीडियो में लेकिन मेरे मिल जाएंगे। आप देखिए मैंने बताया है, आप इंडियन ज्योग्राफी में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं जो ना मिला। 54-55 वीडियो मैंने बनाए हैं, उनको देखिए। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने तो 100 के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप देखते जाइए। आप देखेंगे भी तो कम से कम महीने भर का आपको लॉकडाउन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा वीडियो देखते देखते। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में 24 की तरफ हम आते हैं। जिट्रोफा मतलब रतन जोत की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, पहला तथ्य। दूसरा है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया। तो 24 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर हम आ गए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जान रहा हूँ कि आप लाइक नहीं किए होंगे, कुछ लोग किए होंगे, लेकिन आप लोग लाइक किया कीजिए, वीडियो वगैरह लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का एक है, स्योक नदी सिंधु के दाएं किनारे से मिलती है। बी है, स्वात नदी गोमल की सहायक नदी है, गोमल नदी की। तो आप बताइए, पहला तो स्योक नदी सिंधु के दाएं किनारे से मिलती है, तो सही है। दूसरा है, स्वात नदी गोमल की सहायक नदी, गलत है, क्योंकि स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है, और काबुल किसकी, सिंधु की है। तो स्योक मतलब जो स्वात नदी है वो मिलती है काबुल में, काबुल मिल जाती है सिंधु में। जो गोमल नदी वो डायरेक्ट मिल जाती है किसमें, सिंधु में। तो ये सब सहायक नदियां हैं सिंधु की। तो 25 का क्या हो जाएगा, केवल एक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला गलत है। तो मतलब 25 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आज का टेस्ट बस यहीं पर ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे, कल का जो टेस्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। कल के टेस्ट में हम लोग आएंगे तो वो टेस्ट होगा मेडुअल हिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। इससे पहले एक पार्ट बनाया जा चुका, आप जाइए देख लीजिए। कल पार्ट 2 मिलेंगे, उसके साथ में मेडुअल हिस्ट्री के साथ में अच्छे प्रश्न आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो आप विजयनगर साम्राज्य, संगम सालू, तुलु, आरबीडू, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इनके बारे में। इनसे प्रश्न मैं आपको ज़रूर दूंगा। और बहमनी साम्राज्य अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनके प्रश्न आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं इनसे प्रश्न, क्योंकि ये सेक्टर आप पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से मैंने ये सेक्टर चुना है, ताकि आप इसी बहाने थोड़ा सा ये सेक्टर पढ़ेंगे। कल 11 बजे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप ये जो टॉपिक मैंने बताया है उनको तैयार कर लीजिएगा मेडुअल हिस्ट्री के। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश और दूसरी तरफ बहमनी वंश। बाकी आप मेडुअल हिस्ट्री पढ़िएगा, पूरी प्रश्न सबसे रहेंगे, लेकिन इन टॉपिक से आपको कम से कम 10 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो उन टॉपिक से आपके प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। संगम, सालू, तुलु, आरवीडू और बहमनी वंश है।
बारीकी से प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। याद रखिएगा, छिछला स्तर मुझे नहीं चाहिए, ना आपका चाहिए, ना मैं छिछले स्तर से प्रश्न बनाऊंगा। घुस घुस के प्रश्न बनेंगे, उसी तरीके से आपको भी उत्तर देना रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक हाँ जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।